हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाले पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और इसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी वाला ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, इसकी यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यूनिट थर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए इस पेपर के अंदर यूनिट थर्ड और यूनिट फोर जो है वो माइकोलॉजी प्लस प्लांट पैथोलॉजी का मिक्सअप है, जिसके अंदर कुछ फंजाई और उन फंजाई के द्वारा होने वाली जो डिजीज़ हैं उन डिजीज़ के बारे में दिया गया। ठीक है, जिसमें यूनिट थर्ड के अंदर आपके टोटल 4 या 5 फंजाई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 फंजाई है वो है एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, 2 फंजाई सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो है एल्बुगो और एक है स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, यदि अपन बात करें एल्बुगो फंजाई की, तो एल्बुगो फंजाई के द्वारा क्रूसीफर के अंदर, क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर वाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये भी अपने सिलेबस के अंदर है। तो एल्बुगो फंजाई, इसकी वेजिटेटिव थैलस की स्ट्रक्चर, इसके अंदर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, या एल्बुगो फंजाई के द्वारा जो वाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग होता है, वो श्वेत कीट रोग कैसे होता है, उसका होस्ट क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, इस रोग के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा सेकंड है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा जो फंजाई है उसके द्वारा ग्रीन ईयर डिजीज या डाउनी मिल्ड्यू जो डिजीज है, मृदुल आशिता रोग या फिर हरित बाली जो रोग है बाजरे का, वो इस स्क्लेरोस्पोरा फंजाई के द्वारा होता है। स्क्लेरोस्पोरा की भी अलग अलग स्पीसीज के द्वारा अलग अलग प्रकार की डिजीज होती है, उनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस यूनिट के अंदर आपके क्लेविसेप्स जो है वो भी इसी यूनिट के अंदर है। ठीक है, पैजाइजा जो है वो भी इसी यूनिट के अंदर है। लेकिन अपन जो है वो इम्पोर्टेंट 2 इन एल्गीज के बारे में ही, 2 इन फंजाई के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक तो है एल्बुगो और दूसरा है स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं एल्बुगो के बारे में, एल्बुगो जो फंजाई है उसके बारे में। उसके बाद में अपन बात करेंगे एल्बुगो से होने वाली जो डिजीज है, ठीक है, जिसे अपन क्रूसीफर का वाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग कहते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में स्क्लेरोस्पोरा, और स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा कौन सी डिजीज या कौन सा रोग होता है। पहले अपन बात करते हैं एल्बुगो के बारे में। एल्बुगो देखिए एक फंजाई है, तो ऑब्वियसली यूमाइकोटा डिवीजन से बिलोंग करेगा। यूमाइकोटा डिवीजन के अलावा मैस्टिगोमाइकोटिना जो है वो इसका सब डिवीजन है। एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोरा दोनों ही मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन से बिलोंग करते हैं। एल्बुगो की यदि अपन क्लास की बात करें तो ये ऊमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। कौन सी क्लास का मेंबर है? ऊमाइसिटीज क्लास का मेंबर है। ठीक है, जो पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली जो है वो एल्बुजिनेसी अपन बता सकते हैं, और जीनस या वंश जो है वो एल्बुगो है। एल्बुगो जीनस के 30 अलग अलग स्पीसीज जो है, 30 अलग अलग स्पीसीज या जो जातियां हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है, जिनमें से 7 जो स्पीसीज है वो हमारे इंडिया के अंदर भी पाई जाती है। एल्बुगो जो फंजाई है, एल्बुगो जीनस के अंदर जो फंजाई आ रहा है वो फंजाई ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसकी जो ज़्यादातर स्पीसीज है वो पैरासिटिक या परजीवी के रूप में ही पाई जाएगी, जो किसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर डिजीज कोज करने का काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर पैरासाइट भी ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट की फॉर्म में होंगी। किस फॉर्म में होते हैं पैरासाइट भी? ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट। इसका मतलब यह है अविकल्पी अंतः परजीवी, अविकल्पी अंतः परजीवी। इसका मतलब यह है
कि ये जो एल्बुगो फंजाई है, एल्बुगो जो कवक है, वो अपने होस्ट के ऊपर अविकल्पी रूप से उस होस्ट की सेल्स के अंदर पाया जाता है। अविकल्पी का मतलब यह है कि इसका लाइफ साइकिल केवल और केवल उस होस्ट के ऊपर ही कंप्लीट हो सकता है। एक होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब है विकल्पी, यानी कि यदि वो इस होस्ट के ऊपर नहीं रहेगा तो वो सेप्रोफिटिक फॉर्म में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि ऑब्लिगेट है, मतलब उसके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो इस होस्ट के ऊपर ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अपने फूड के लिए डिपेंड करेगा। और ऐसे फंजाई को ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट अपन बोलते हैं, जिसमें आपका ये एल्बुगो आता है, ठीक है। और एल्बुगो की भी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है एल्बुगो कैंडिडा, जो कि ब्रेसिकेसी कुल की जो मेंबर हैं, जैसे पत्ता गोभी है, ठीक है, मूली है, इनके अंदर जो एल्बुगो कैंडिडा है वो वाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। वाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग, सरसों का श्वेत कीट रोग कौन से कवक के द्वारा होता है? ऐसे क्वेश्चंस कई बार छोटे वाले जो क्वेश्चंस हो उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो वहां पर एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो की कौन सी स्पीसीज, कैंडिडा स्पीसीज जो है उसके द्वारा ये व्हाइट रस्ट डिजीज होता है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी और भी स्पीसीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है, सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी जाति है वो है एल्बुगो कैंडिडा, जिसके द्वारा ब्रेसिकेसी कुल के मेंबर जैसे सरसों, मूली, पत्ता गोभी, इनके अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग जो है वो इस फंजाई के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी जनरल सामान्य सी बात है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं इसके अंदर इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, इसके वेजिटेटिव थैलस की। वेजिटेटिव थैलस से पहले एक और बात बताऊं, ये जो एल्बुगो है उसमें स्पीसीज या फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, जैव क्रियात्मक विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है कि एल्बुगो कैंडिडा मान लीजिए किसी सरसों की एक स्पीसीज या एक जाति को इन्फेक्ट कर रही है, संक्रमित कर रही है, तो वो एल्बुगो कैंडिडा किसी दूसरी सरसों की स्पीसीज को इन्फेक्ट नहीं करेगी। वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, इसे अपन फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन या जैव क्रियात्मक विशिष्टीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके बारे में ध्यान रखना कि एल्बुगो जो है वो एक जैव क्रियात्मक विशिष्ट कवक होता है, फिजियोलॉजिकल स्पेशल फंजाई होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को इन्फेक्ट करेगा, किसी दूसरी स्पीसीज को वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या एल्बुगो की कायिक संरचना के बारे में। देखिए एल्बुगो जो फंजाई है वो एक माइसीलियल यानी कि ऐसा फंजाई या ऐसा कवक है जिसका थैलस जो है उसमें कवक जाल या माइसीलियम पाया जाता है। और कवक जाल जो है उस कवक जाल में सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है, एसेप्टेड है, यानी कि इसका जो थैलस है वो कैसा होगा, ब्रांच्ड मतलब साकित है, एसेप्टेड मतलब सेप्टा या पट जो है वो अब्सेंट है, पटहीन अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रांच्ड है, एसेप्टेड है, इसके अलावा सिनोसिटिक माइसीलियम है। सिनोसिटिक मतलब संकोशिकीय, एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस है, संकोशिकीय एक से ज्यादा केंद्रक जो है वो प्रेजेंट है, सेप्टा उनके अंदर है नहीं और साकित है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का थैलस अपन बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर सिनोसिटिक कंडीशन है,
यानी कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन और सेप्टा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, और ब्रांच्ड है यानी कि इसके अंदर शाखन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार का जो थैलस है वो एल्बुगो फंजाई का होता है, ठीक है। और इस थैलस की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो ये जब होस्ट प्लांट के अंदर पाया जाता है तो होस्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके माइसीलियम उस होस्ट प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जहां पर माइसीलियम से होस्टोरिया या चुष्कांक संरचनाएं भी बनती है, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर जिन्हें होस्टोरिया या चुष्कांक संरचनाएं कहा जाता है। और इन होस्टोरिया या चुष्कांक संरचनाओं के द्वारा ये जो फंजाई है एल्बुगो, उसके माइसीलियम होस्ट प्लांट की सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। जैसे मान लीजिए ये जो आपका पोषक पादप है उसकी कोशिकाएं हैं, और इन पोषक पादपों की कोशिकाओं के बीच में इस तरीके से ये इस फंजाई का जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वो प्रेजेंट है। यहां पर इस माइसीलियम से कुछ इस प्रकार की संरचनाएं निकलती है जो कि होस्ट सेल्स के अंदर एंटर कर रही है, और इन संरचनाओं को होस्टोरिया चुष्कांक कहा जाता है। और इन होस्टोरिया या चुष्कांक संरचनाओं के द्वारा ही ये जो एल्बुगो का माइसीलियम है, कवक जाल जो है, वो इन होस्ट सेल से न्यूट्रिशन प्राप्त करने का काम करता है, पोषण प्राप्त करने का काम करता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका वेजिटेटिव थैलस या इसकी कायिक संरचना के बारे में थैलस की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो देखिए एल्बुगो के अंदर यदि अपन रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन जो है वो एल्बुगो जीनस के फंजाई के अंदर नहीं पाया जाता, केवल एसेक्सुअल और सेक्सुअल यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन जो है वो ही इसके अंदर देखने को मिलेगा। पहले अपन बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उसके बाद में अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसके लैंगिक जनन की। एल्बुगो के अंदर यदि अपन बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स या जो चल बीजाणु है उनके द्वारा होगा। लेकिन ये जूस्पोर्स कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहां पर एल्बुगो का जो माइसीलियम है, जो कवक जाल है, उसमें कुछ माइसीलियम या कवक जाल ऐसे होते हैं जो स्पोरेंजियोफोर की तरह काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपन बता रहे हैं एक ऐसा माइसीलियम है जो स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर के रूप में काम कर रहा है। स्पोरेंजियोफोर यानी कि बीजाणुधानी धर के रूप में यह काम कर रहा है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर के रूप में काम कर रहा है, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां प्रेजेंट होती है। और ये स्पोरेंजिया या जो बीजाणुधानी है वो बेसिपेटल क्रम में, तला भी सारी क्रम में लगी हुई होती है। मतलब जो सबसे नई स्पोरेंजिया बनेगी वो सबसे नीचे की तरफ, और सबसे जो पुरानी स्पोरेंजिया है वो सबसे ऊपर की तरफ होगी। जैसे मान लीजिए इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर इस प्रकार से स्पोरेंजिया लगी हुई है, ठीक है, और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। यहां पर इस स्पोरेंजिया के पास जो विकसित स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर के पास स्थित जो स्पोरेंजिया है, बीजाणुधानी जो है, वो तो सबसे नई होती है, और ऊपर की तरफ बनने वाली जो स्पोरेंजिया वो सबसे पुरानी स्पोरेंजिया होती है। ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, और दो स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं, जिन्हें डिसजंक्टर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? डिसजंक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब होगा क्या, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर प्रेजेंट जो स्पोरेंजिया है वो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर जर्मिनेट या अंकुरित होगी। जब
अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरेंजियोफोर से अलग हो जाती है। स्पोरेंजियोफोर से अलग होने के बाद में स्पोरेंजिया जल को अवशोषित करके अंकुरित या जर्मिनेट होगी। जब जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो उस समय क्या होता है कि इस स्पोरेंजिया के अंदर हर न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में बहुत सारे जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं का निर्माण इस स्पोरेंजिया के अंदर होगा। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे इस प्रकार से जूस्पोर्स या चल बीजाणु जो है, और जूस्पोर जो है वो सामान्यतः किडनी शेप होते हैं, जिनमें 2 फ्लेजिला या 2 कशाभिकाएं जो है वो भी प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से बहुत सारे जूस्पोर्स या चल बीजाणुओं का निर्माण इस स्पोरेंजिया के जर्मिनेशन के बाद इसके अंदर हो जाता है। और जब ये स्पोरेंजिया फटेगी तो इससे ये जो जूस्पोर्स हैं, जूस्पोर्स या चल बीजाणु, वो जूस्पोर्स बाहर रिलीज होंगे। कई देर तक तो ये जो जूस्पोर्स है वो अपने फ्लेजिला की सहायता से मूवमेंट करते रहेंगे और उसके बाद में जूस्पोर्स का भी जर्मिनेशन या अंकुरण होगा। और जूस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है, जूस्पोर की ये जो फ्लेजिला या कशाभिकाएं हैं वो तो अंकुरण के समय नष्ट हो जाती है और जूस्पोर जो है वो एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेता है इस प्रकार से। ठीक है, और गोलाकार स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इस जूस्पोर से एक जर्म ट्यूब या जनन नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, इस जूस्पोर में इलोंगेशन के बाद में जर्म ट्यूब या जनन नलिका का निर्माण होगा और ये जो जर्म ट्यूब या जनन नलिका है वो आगे चल करके एक नए एल्बुगो के माइसेलियम या कवक जाल का निर्माण करने लग जाती है। ये जर्म ट्यूब या जनन नलिका जो है वो किसी दूसरे होस्ट प्लांट, किसी दूसरा जो परपोषी पादप है उसको इन्फेक्ट करके उनकी किसी भी पार्ट के टिश्यूज़ के अंदर जर्म ट्यूब या जनन नलिका द्वारा इन्फेक्शन कर देता है, संक्रमण कर देता है और इसके बाद में इस जर्म ट्यूब या जनन नलिका के द्वारा एल्बुगो के नए माइसीलियम या कवक जाल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एल्बुगो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्बुगो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए एल्बुगो के अंदर यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम होती है और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे अपन oogonia बोलते हैं। ठीक है, और उन एंथ्रीडिया और oogonia के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट के बाद में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एल्बुगो के जो फंगल हाइफे है, माइसीलियम है, उसका कोई एक फंगल हाइफे जो है वो इस प्रकार से लंबी मुगदाकार संरचना बना लेता है और इस लंबी मुगदाकार संरचना के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस शुरुआत के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारे के सारे न्यूक्लियस या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर वो फंगल हाइफे के दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और लास्ट में एक स्ट्रक्चर के अंदर केवल एक ही फंक्शनल न्यूक्लियाई बचता है और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है वो उस फंगल हाइफे या माइसीलियम से एक सेप्टा या पट द्वारा अलग हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एल्बुगो के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा। मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम है उसका डेवलपमेंट इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार से कोई मान लीजिए दूसरा माइसीलियम या दूसरा फंगल हाइफे था, दूसरा कवक तंतु था, उसमें भी एक इस प्रकार से गोलाकार संरचना बनती है और इस गोलाकार संरचना के अंदर शुरुआत के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस या केंद्रक होते हैं, लेकिन लास्ट में एक ही फंक्शनल न्यूक्लियाई बचता है और इस फंक्शनल न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है और बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है।
इस प्रकार से एक मैच्योर ऊगोनिया की संरचना की यदि अपन बात करें तो उसमें अपन को दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो ऐसा पार्ट है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म के द्वारा कवर है। इस पार्ट को तो बोलते हैं ऊप्लाज्म। इस पार्ट को तो क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। और ऊप्लाज्म के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ है उसे बोलते हैं पेरिप्लाज्म। उसे क्या बोलेंगे? पेरिप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर होती है एक मैच्योर ऊगोनिया या अंडधानी की। ठीक है जी। अब होगा क्या, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, जब बिल्कुल एंथ्रीडिया और ये जो ऊगोनिया है वो मैच्योर हो जाती है, उससे पहले एल्बुगो के अंदर ये जो ऊप्लाज्म का न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई के पास एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर भी बनती है और उस स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर को सिनोसेंट्रम कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अलग पेन से ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस प्रकार की गोलाकार संरचना बनती है इस ऊप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेट या फीमेल न्यूक्लियाई के पास, जिसे सिनोसेंट्रम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाएगा? सिनोसेंट्रम कहा जाएगा। ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की बात आती है तो उस समय एंथ्रीडियम का ये जो एक न्यूक्लियाई, एक जो केंद्रक है, वो इस ऊप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है। कैसे एंटर करता है? एंथ्रीडियम के द्वारा एक ट्यूब बनती है जिसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब या निषेचन नलिका कहते हैं। ठीक है। यहां पर एंथ्रीडियम के द्वारा एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी जो कि इस पेरिप्लाज्म से होते हुए यहां पर ऊप्लाज्म के पास पहुंच जाती है। ये जो एंथ्रीडियम है वो अपने इस मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियाई को इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ये जो सिनोसेंट्रम स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, या फिर इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब की ऊप्लाज्म में एंट्री को कंट्रोल करने का काम इस सिनोसेंट्रम का होता है। ठीक है। और उसके बाद में ये ऊप्लाज्म और एंथ्रीडियम की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है और ये जो एंथ्रीडियम के अंदर प्रेजेंट एक न्यूक्लियस है वो इस ऊप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है। एंट्री के बाद में होगा क्या, ये न्यूक्लियाई इस ऊप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेगा और उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को शुरुआत में जाइगोट बोलते हैं और उसके बाद में इसके चारों तरफ एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है। उसके बाद में इस स्ट्रक्चर को oospore या निषिक्तांड कहा जाता है। और ये जो oospore या निषिक्तांड है वो एक लंबी डोरमेंट स्टेज में रहने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसके चारों तरफ मोटी भित्ति बन गई है तो लंबे समय तक ये प्रक्षुब्धावस्था में रह सकती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो ये जो oospore है, ये जो निषिक्तांड है, वो जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के इनसे जर्म ट्यूब या जनन नलिका बनती है और हर जर्म ट्यूब के द्वारा एक नए फंगल हाइफे या माइसीलियम का निर्माण होता है। इस प्रकार से एल्बुगो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो काफी एडवांस्ड टाइप का oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन यहां पर देखने को मिलता है। oospore का जर्मिनेशन जब होगा तो जर्मिनेशन के समय इसके अंदर माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होते हैं और उन माइटोसिस या समसूत्री विभाजनों के द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियस या केंद्रक बन जाते हैं और उसके बाद में वो जो केंद्रक या न्यूक्लियस बने हैं उन हर केंद्रक से जूस्पोर या चल बीजाणु का निर्माण भी हो सकता है। एक मैच्योर यदि oospore की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें बाहर की तरफ एक्सोस्पोरियम या एक्सोस्पोर संरचना होती है, अंदर की तरफ एंडोस्पोर स्ट्रक्चर होती है। और जब इस oospore का जर्मिनेशन होगा तो इसके अंदर माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और वो जो न्यूक्लियस है उनसे आगे चल करके जूस्पोर्स या चल बीजाणु बनेंगे और हर जूस्पोर के द्वारा नए फंगल हाइफे या कवक तंतु का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार से एल्बुगो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये है एल्बुगो का लाइफ साइकिल। अब एल्बुगो के द्वारा जो डिजीज होती है उस डिजीज या उस रोग के बारे में अपन पढ़ते हैं। कौन सी डिजीज या कौन सा रोग जो है वो एल्बुगो के द्वारा हो रहा है, तो उस रोग का नाम है व्हाइट रस्ट डिजीज
या श्वेत कीट रोग, ठीक है, कौन सी डिजीज है, व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग। व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग। देखिए व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग की बात करें तो इसका जो होस्ट है, होस्ट प्लांट तो ऑब्वियसली जो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसमें सरसों है, गोभी है, मूली है, इनके अंदर ये व्हाइट रस्ट डिजीज होता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इस डिजीज की, तो ये जो डिजीज है विश्व में जहां भी क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स उगाए जाते हैं, जहां भी गोभी या मूली इनकी खेती करी जाती है, वहां पर यह रोग फैल सकता है। यदि इस रोग के फैलने के लिए उपयुक्त वातावरण है, उपयुक्त मौसम है, तो ये जो रोग है वो कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सारे विश्व के अंदर पाया जा सकता है। जहां पर भी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के प्लांट्स की खेती हो रही है, वहां पर एल्बुगो कैंडिडा, इसका जो पैथोजेनिक फंजाई है वो कौन सा है, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा ये डिजीज होती है। ठीक, देखिए किसी भी डिजीज को अपन 3 या 4 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। एक तो उसका होस्ट प्लांट क्या है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सिम्टम्स कौन से है, ठीक है, उसकी इटियोलॉजी यानी कि हेतु विज्ञान, वो कौन से पर्टिकुलर फंजाई के द्वारा हो रहा है, उस फंजाई का लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब है वो रोग जो है वो कैसे फैल रहा है, और लास्ट में उसका कंट्रोल। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स के अंदर अपन हर डिजीज को पढ़ते हैं, चाहे अपन ये व्हाइट रस्ट डिजीज पढ़ ले, चाहे वो ग्रीन ईयर डिजीज हो या फिर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज हो, ठीक है, जितनी भी डिजीज है उनको इन 5 या 6 पॉइंट्स के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए इस डिजीज की सिम्टम्स की यदि अपन बात करें, सिम्टम्स या लक्षणों की यदि अपन बात करें, तो यहां पर होता क्या है कि सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो प्लांट की लीफ वाले पार्ट में होता है, और लीफ की जो लोअर सरफेस है उस लोअर सरफेस के ऊपर जब ये एल्बुगो फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एलिंगिक जनन करता है, और एलिंगिक जनन के समय स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां बनती है, तो वो बीजाणुधानियां जो है वो जब बनेगी तो होस्ट प्लांट की सेल की एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है टिश्यू का, उस एपिडर्मिस को ये अलग करके उसको तोड़ करके बाहर की तरफ व्हाइट कलर के पाउडर के रूप में रिलीज होते हैं, और उसी के नाम के आधार पर तो इसका नाम व्हाइट रस्ट डिजीज रखा है। जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां जो है एल्बुगो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनती है, वो होस्ट प्लांट के टिश्यू को डैमेज करके उनकी एपिडर्मिस को तोड़ करके बाहर की तरफ रिलीज होते हैं, व्हाइट कलर के पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इस डिजीज का नाम जो है वो व्हाइट रस्ट डिजीज रखा गया है। इसके अलावा इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो सर्वांगी होते हैं, मतलब पादप के सारे अंगों के ऊपर देखने को मिलते हैं। हालांकि जो शुरुआत है वो लीफ वाले पार्ट से जनरली देखने को मिलती है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो सिम्टम्स जो है वो सारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पर फिर प्लांट की जो हाइट है वो कम हो जाती है, ठीक है, प्लांट्स की जो लीफ है वो इटियोलेटेड हो जाती है, उनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह जो है वो कम होने लगता है, सफ़ेद कलर के धब्बे पत्तियों के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण जो है वो इस व्हाइट रस्ट डिजीज के अंदर क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया सिम्टम्स। यदि अपन इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी या हेतु विज्ञान के अंदर तो जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, एल्बुगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी अपन ने पढ़ ली, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कैसे होता है उसको ब्रीफ के अंदर आपको इटियोलॉजी के अंदर मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आया कि एल्बुगो कैंडिडा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाते हुए व्हाइट रस्ट डिजीज के बारे में विस्तार से बताइए, तो आपको वहां पर केवल एल्बुगो का लैंगिक जनन समझाना है, और उसके बाद में व्हाइट रस्ट डिजीज को इन 5 या 6 पॉइंट्स के अंदर आपको बताना है, जिसके अंदर इसका होस्ट प्लांट क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण, मतलब ये रोग कहाँ कहाँ कौन से विश्व के एरिया के अंदर फैल सकता है, तीसरा इसके सिम्टम्स, चौथा पॉइंट इटियोलॉजी होगा या हेतु विज्ञान,
5वां पॉइंट एपिडीमियोलॉजी, यानी कि ये जो रोग है वो किस प्रकार से फैल रहा है। तो जनरली यदि अपन बात करें व्हाइट रस्ट डिजीज की, तो ये सीड और सोइल बॉर्न डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो ऊसपोर या निषिक्तांड बने थे वो ऊसपोर या निषिक्तांड मान लीजिए बीज की बाह्य सतह के ऊपर प्रेजेंट है, और ऐसे इन्फेक्टेड सीड को आपने खेत के अंदर बो दिया, तो आप उससे जो पादप बनेगा उसके अंदर ऑलरेडी एल्बुगो के ऊसपोर या निषिक्तांड है। तो जब भी वो फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी उन ऊसपोर्स को, तो वो जर्मिनेट होकर के माइसीलियम बना लेंगे या जर्मिनेट होकर के जूस पोर्स बनाएंगे और जूस पोर्स के द्वारा माइसीलियम बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि अपन व्हाइट रस्ट डिजीज, जिसे ब्लिस्टर डिजीज भी, फफोला रोग भी कहा जाता है, इस डिजीज के अंदर होता क्या है, प्लांट्स के अंदर व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। ठीक है, और इस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में अपन ने बात कर ली, इटियोलॉजी की बात कर ली, एपिडीमियोलॉजी यानी कि सीड और सोइल बॉर्न डिजीज है, क्योंकि जो ऊसपोर है वो सोइल के अंदर भी लंबे टाइम तक डोरमेंट या सुसुप्त अवस्था में पड़े हो सकते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अनुकूल परिस्थिति आएंगी, तो वो ऊसपोर जर्मिनेट होकर के जूस पोर्स बनाएंगे, और उन जूस पोर्स के द्वारा, जर्म ट्यूब के द्वारा नए फंगल हाइफे का निर्माण होगा, और वहां पर उस खेत के अंदर जब भी अपन पर्टिकुलर फसल दोबारा से बोएंगे 2-3 साल के अंदर, तो वहां पर उन फसल के अंदर दोबारा से वो रोग अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो है इस व्हाइट रस्ट डिजीज के बारे में जो शुरुआती पॉइंट है। लास्ट एक पॉइंट और, व्हाइट रस्ट डिजीज का कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल या नियंत्रण कैसे किया जाए। तो ये किसी कवक के द्वारा होने वाला रोग है और सीड या सोइल बोर्न डिजीज है। तो इसके लिए आप एक तो क्या कर सकते हैं, खेत के अंदर फंजीसाइड्स या कवकनाशियों का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा सीड बोर्न डिजीज है, तो जो सीड आप बो रहे हैं, जो बीज आप खेतों के अंदर बो रहे हैं, उन सीड्स का डिसइंफेक्शन भी आप कर सकते हैं। सीड को बोने से पहले उनको फंजीसाइड्स के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, जिससे बीजों में यदि कहीं पर ऊसपोर प्रेजेंट है तो यदि कहीं पर जो निषिक्तांड या ऊसपोर संरचना प्रेजेंट है तो वो नष्ट हो जाए, ताकि आने वाली प्लांट जो स्पीसीज जो अपन वहां पर उस खेत के अंदर बोएंगे उन बीजों के द्वारा, उनमें वो इन्फेक्शन ना फैले। इसके लिए आप बीजों का डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, वहां पर जो सोइल है उस सोइल का डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, सोइल के अंदर भी आप फंजीसाइड्स या कवकनाशियों का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी मान लीजिए किसी फसल के अंदर रोग हो गया और रोगकारी पादप को आपने पहचान लिया, तो उस रोगकारी पादप को वहां से उखाड़ करके उसे जला देना चाहिए, ताकि उस रोगकारी पादप से वो रोग जो है वो किसी दूसरे पादप के अंदर ना फैले। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई फंजीसाइड्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, या किसी कवक के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, प्रतिरोधी जो किस्में हैं उस पर्टिकुलर प्लांट की, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड जनरली जितने भी फंजाई के द्वारा होने वाली डिजीज है उनके लिए क्रॉप रोटेशन मेथड यूज किया जाता है, जिसमें एक फसल को आपने यदि 1 साल के अंदर बो लिया है तो आने वाले उस सीजन के अंदर आपको उस फसल को दोबारा नहीं बोना। ऐसे 3 से 4 साल तक यदि आप उस फसल को नहीं बोएंगे तो ऐसी कंडीशन में उस खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो ऊसपोर है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। उसके बाद में यदि आप उस फसल को बोते हैं तो वो ऊसपोर जर्मिनेट नहीं हो सकते। तो इसलिए क्रॉप रोटेशन जो है वो किसी भी फंजाई के द्वारा होने वाली डिजीज को रोकने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना इस यूनिट 3 का फर्स्ट जो पॉइंट है एल्बुगो फंजाई, और एल्बुगो फंजाई के द्वारा होने वाली जो डिजीज है व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत कीट रोग, वो भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट फंजाई जो है इस यूनिट के अंदर, जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा, उस स्क्लेरोस्पोरा फंजाई के बारे में, उसके द्वारा होने वाली जो डिजीज है जिसे अपन ग्रीन ईयर डिजीज बोल रहे हैं या डाउनी मिल्ड्यू डिजीज बोल रहे हैं, उस डिजीज के बारे में अपन बात करता है। ठीक है, तो इस यूनिट का सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, दैट इज
स्क्लेरोस्पोरा, और स्क्लेरोस्पोरा की भी अलग अलग स्पीसीज हैं, उनके बारे में अपन को बात करनी है कि कौन सी स्पीसीज के द्वारा पर्टिकुलर कौन सा जो रोग है वो हो रहा है। तो इस यूनिट का जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना है स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, देखिए स्क्लेरोस्पोरा भी यूमाइकोटा डिवीजन के मैस्टिगोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है उसमें ऊमाइसिटीज क्लास से ही बिलोंग करता है। जिस क्लास से एल्बुगो बिलोंग करता है उसी क्लास से ये भी बिलोंग करता है। स्क्लेरोस्पोरा की ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 15 स्पीसीज है। पूरे विश्व के अंदर इसकी 15 जातियां हैं, जिनमें से 13 जो स्पीसीज है, 13 जो स्पीसीज है वो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। टोटल 15 है और उनमें से 13 जो जातियां हैं स्क्लेरोस्पोरा की वो हमारे इंडिया के अंदर पाई जाती है। स्क्लेरोस्पोरा फंजाई की यदि अपन बात करें तो ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज और ग्रीन ईयर डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज और ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे के अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज और जो ग्रीन ईयर डिजीज है वो करने का काम जो है वो स्क्लेरोस्पोरा का होता है। मतलब स्क्लेरोस्पोरा भी एक पैरासिटिक फंजाई है, एक परजीवी कवक है जो धान्य फसलों के ऊपर परजीवी या पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की डिजीज कोज करता है, जिनमें डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जिसे मर्दुल रोमिल आसिता रोग कहा जाता है और एक है ग्रीन ईयर डिजीज, हरित बाली रोग, जिस रोग के अंदर क्या होता है बाजरे के पादप के अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम होता है वो पत्ती के समान हो जाता है, पत्ती के समान हो जाता है, जिसे अपन ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा बोल रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन या उत्पादन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो डिजीज है वो स्क्लेरोस्पोरा की स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला एक स्पीसीज है जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इस स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा ये डिजीज होती है जिसका नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्क्लेरोस्पोरा की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। स्क्लेरोस्पोरा जो फंजाई है उसके थैलस की कायिक संरचना कैसी होती है? क्या इसका थैलस भी एल्बुगो के समान ही होता है? तो यहां पर स्क्लेरोस्पोरा का जो थैलस है वो यूकार्पिक, फिलामेंटस, सेप्टस और सिनोसिटिक होता है। यूकार्पिक, ठीक है, इसके अलावा फिलामेंटस है। यहां पर जो कवक तंतु है वो फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फिलामेंटस थैलस है। जब अपन ने बात करी थी एल्बुगो की तो वहां पर जो माइसीलियम था वो एसेप्टेड था, यहां पर भी पटहीन यानी कि एसेप्टेड माइसीलियम ही है और माइसीलियम जो है वो सिनोसिटिक होता है यानी कि संकोशिकीय होता है। वो के वो कैरेक्टर हैं जो अपने एल्बुगो के अंदर देखे थे। यूकार्पिक, तंतुमय, एसेप्टेड यानी कि पटहीन और संकोशीय कवकजाल जो है वो स्क्लेरोस्पोरा के अंदर देखने को मिलता है, जो कि अपने होस्ट प्लांट, जो भी इसका होस्ट प्लांट है जैसे बाजरा है, ठीक है, या फिर बार्ले या जौ है, तो उन पादपों के अंदर होस्ट प्लांट के टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है, अंतरकोशिकीय जो अवकाश है, उनके अंदर ये स्क्लेरोस्पोरा पाया जाता है और इस स्क्लेरोस्पोरा के अंदर भी एल्बुगो के समान ही हॉस्टोरिया स्ट्रक्चर या चुष्कांग संरचनाएं पाई जाती है, जिनके द्वारा ये अपने होस्ट प्लांट की सेल से न्यूट्रिशन सक करने का काम करता है, पोषण ग्रहण करने का काम जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट माइसीलियम के द्वारा बनने वाली हॉस्टोरिया या चुष्कांग संरचनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है जी।
स्क्लेरोस्पोरा के अंदर यदि अपन फूड रिजर्व फूड की बात करें, एक्स्ट्रा जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में या ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक्स्ट्रा जो फूड है उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई स्क्लेरोस्पोरा की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या इसका जो थैलस है उसकी कायिक संरचना के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। और स्क्लेरोस्पोरा के अंदर एल्बुगो के समान ही इसके अंदर भी दो अलग अलग मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा। यहां पर स्क्लेरोस्पोरा की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। एक तो नॉर्मल जैसा एल्बुगो के अंदर था, जैसे एल्बुगो के अंदर स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया बन रही थी, वैसे ही यहां पर भी स्क्लेरोस्पोरा के अंदर जो फंगल हाइफे हैं जो स्पोरेंजियोफोर के रूप में काम करेंगे, उनके ऊपर कुछ अंगुली जैसी संरचनाएं बनती है, कुछ प्रोजेक्शंस बनते हैं जिन्हें स्टेरिगमेटा कहा जाता है। और उन स्टेरिगमेटा या प्रांगुल संरचनाओं के ऊपर स्पोरेंजिया बनती है और ये स्पोरेंजिया अलग होकर के जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब अंकुरित होकर के जू स्पोर्स या चल बीजाणुओं का निर्माण करेगी और उन जू स्पोर्स या चल बीजाणुओं के द्वारा नए स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम या कवकजाल का निर्माण होगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन स्क्लेरोस्पोरा की कुछ स्पीसीज में एक और अलग तरीका भी पाया जाता है, जहां पर स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट जो स्पोर्स हैं वो कोनिडियोस्पोर्स कहलाते हैं और वो कोनिडियोस्पोर्स जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट के द्वारा भी इस स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम या कवक जाल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियोफोर के ऊपर प्रेजेंट स्पोरेंजिया के अंदर कोनिडिया स्पोर्स होते हैं और वो कोनिडिया स्पोर्स बिना जू स्पोर्स के फॉर्मेशन के भी डायरेक्ट स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम या कवकजाल का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्लेरोस्पोरा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स के साथ साथ कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है। एक तो जैसा नॉर्मल अपने एल्बुगो के अंदर पढ़ा, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन का तरीका हो सकता है स्क्लेरोस्पोरा के अंदर। और इसके अलावा एक जो मेथड अपन नया बता रहे हैं जिसमें स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट स्पोर्स जू स्पोर्स का निर्माण ना करके वो कोनिडियोस्पोर्स की तरह काम करते हैं और ये कोनिडियोस्पोर डायरेक्ट ही जर्मिनेशन के द्वारा स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम या कवकजाल का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये तो होगा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। नेक्स्ट यदि अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की यदि अपन बात करें स्क्लेरोस्पोरा के अंदर, तो एडवांस्ड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया कहा जाएगा और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे ऊगोनियम या ऊगोनिया कहा जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो मेल गैमेट होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट फीमेल गैमेट या फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद में यहाँ पर भी ऊस्पोर या निषिक्तांड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊस्पोर या निषिक्तांड बनेगा उसमें 3 भित्ति परतें होंगी, एपिस्पोर, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एल्बुगो के अंदर जैसा हुआ था, यहाँ पर भी एंथ्रीडियम जो है वो मुगदाकार किसी स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम की किसी कवक तंतु के द्वारा बनेगी और इसी प्रकार से ऊगोनिया बनेगी। ऊगोनिया के अंदर वही ऊप्लाज्म और पेरिप्लाज्म होगा। यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि एल्बुगो के अंदर थी जिसे अपन सिनोसेंट्रम बोल रहे थे, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, बाकी उसी प्रकार से फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ पर बनेगी। उस फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा एंथ्रीडिया का जो मेल गैमेट है वो ऊगोनिया की ऊप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऊप्लाज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट और जाइगोट से फिर ऊस्पोर या निषिक्तांड का निर्माण होगा।
उस स्पोर का जब जर्मिनेशन या अंकुरण होगा तो उस स्पोर के जर्मिनेशन या अंकुरण के द्वारा उसी प्रकार से जू स्पोर्स या चल बीजाणु बनेंगे और वो जू स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होकर के स्क्लेरोस्पोरा के नए माइसीलियम या कवक जाल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो है कि ऊप्लाज्म के अंदर, एल्बुगो के अंदर सिनोसेंट्रम स्ट्रक्चर थी, यहां पर सिनोसेंट्रम जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी उसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्क्लेरोस्पोरा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र, इसके अंदर कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है और कैसे इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब अपन स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होने वाली जो डिजीज है, जो रोग है, जिसका नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या फिर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का जो हरित बाली रोग है, ग्रीन ईयर डिजीज जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसा अपन ने एल्बुगो के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज को 6 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया था, वैसे ही बाजरे का ये जो ग्रीन ईयर डिजीज है उसको भी अपन 6 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होस्ट, तो होस्ट तो इसका बाजरा हो गया। ठीक है, पेनिसिडियम टाइफोइडिस जो इसका बॉटनिकल नेम है, इसके अंदर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक के द्वारा ये ग्रीन ईयर डिजीज होती है। ठीक है, यदि अपन बात करें इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या भौगोलिक वितरण, तो जहां पर भी बाजरे की खेती होती है, स्पेशली भारत के अंदर सबसे ज्यादा ये रोग देखने को मिला है। और भारत के अंदर भी बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर होता है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है, हरित बाली रोग जो है बाजरे का, वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इसका भौगोलिक वितरण। थर्ड पॉइंट है इसके सिम्टम्स या लक्षण। सिम्टम्स, लक्षण। अब सिम्टम्स जो है उनको 2 पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और दूसरी है ग्रीन ईयर स्टेज। एक तो है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और दूसरी है ग्रीन ईयर स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज। जब शुरुआत के अंदर ही स्क्लेरोस्पोरा का इन्फेक्शन हुआ है उस समय स्टेज डाउनी मिल्ड्यू स्टेज होती है। उसके बाद में जब इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है पूरे प्लांट के अंदर, तो वहां पर ग्रीन ईयर स्टेज देखने को मिलती है। इन स्टेजेस में क्या है, देखिए डाउनी मिल्ड्यू स्टेज के अंदर तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, पादप का जो कायिक भाग है, वही ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, लेकिन ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर स्टेज के अंदर क्या होता है, बाजरे का जो इन्फ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम है वो पत्ती जैसी संरचनाओं के अंदर रूपांतरित हो जाता है, इसलिए इसे ग्रीन ईयर डिजीज, यानी कि बाजरे की जो बाली है वो हरी कलर की हो गई है, जिसे अपन सामान्य भाषा में इन्फ्लोरोसेंस को बाली बोल रहे हैं, इसीलिए रोग का नाम हरित बाली रोग है। ठीक है, तो 2 स्टेज सिम्टम्स के अंदर अपन पढ़ते हैं, एक तो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और दूसरी कौन सी है, ग्रीन ईयर स्टेज है। ठीक है, प्रोडक्शन या उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि यदि इन्फ्लोरोसेंस या पुष्पक्रम ही पत्ती जैसी संरचना में रूपांतरित हो गया है तो वहाँ पर पोलिनेशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन या उत्पादन जो है, बाजरे का उत्पादन उसके बीजों से ही तो प्राप्त होता है, और बीज ही नहीं बनेंगे तो उत्पादन या प्रोडक्शन जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स आपको इसके बारे में बताने। नंबर 4 यदि अपन पॉइंट बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो वो है इटियोलॉजी। नंबर 4 है इटियोलॉजी।
अब इटियोलॉजी यहां पर अपन को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन इटियोलॉजी या हेतु विज्ञान, हिंदी के अंदर इसे बोलते हैं हेतु विज्ञान, इसके अंदर क्या करते हैं, इसका पैथोजन कौन है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनेगोला। तो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इसके अंदर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसके बारे में शॉर्ट वे में आपको इटियोलॉजी के अंदर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 जो पॉइंट है वह है एपिडेमियोलॉजी। नंबर 5 जो पॉइंट है वो क्या है, एपिडेमियोलॉजी। देखिए एपिडेमियोलॉजी के अंदर ये किस प्रकार की डिजीज है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो यहां पर जो ऊस्पोर है, निषिक्तांड जो है, उनके द्वारा ये फैलता है। तो इसका जो प्राइमरी इंक्यूबेटर है जिससे ये रोग होता है वो ऊस्पोर या निषिक्तांड है। ठीक है, और ये ऊस्पोर या निषिक्तांड जो है वो या तो सोइल के अंदर पहले से प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर वो सीड के बाहर, सीड की जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, या सीड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो डिजीज है वो एक सीड बॉर्न डिजीज या बीज के द्वारा होने वाला रोग माना जाता है। ठीक है, इन ऊस्पोर या निषिक्तांड की जो वायबिलिटी है, जीवन क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ऊस्पोर जर्मिनेट होकर के अपने अंदर बहुत सारे जूस्पोर या चल बीजाणुओं का निर्माण करता है, और वो जूस्पोर या चल बीजाणु जो है वो अंकुरित होकर के नए माइसीलियम का निर्माण होस्ट प्लांट या पोषक पदार्थ के टिश्यूज या कोशिकाओं के इंटरसेलुलर स्पेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। लास्ट जो इसका पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं वो है कंट्रोल। डिजीज का कंट्रोल या नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए डिजीज के कंट्रोल या नियंत्रण के लिए ऑब्वियसली फंजाई के द्वारा होने वाली डिजीज है तो आप फंजीसाइड्स का यूज कर सकते हैं। वही जैसा एल्बुगो के अंदर अपन ने बताया था, क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप अलग अलग प्रकार के फंजीसाइड्स के द्वारा सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफाइड सीड्स आपको यूज करनी चाहिए, प्रमाणीकृत बीज जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और खेतों के अंदर सोइल को भी डिसइंफेक्ट किया जा सकता है, मृदा का भी डिसइंफेक्शन किया जा सकता है। यानी कि फंजाई या कवक को समाप्त करने के लिए जितनी भी परिस्थिति, जितनी भी चीज़ें अपन कर सकते हैं वो अपन को करनी चाहिए, क्योंकि फंजाई द्वारा होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा फंजाई है तो फंजाई को रोकने के लिए फंजाई की एक ऑप्टिमम रेंज जो है वो नमी वाला जो मौसम है, बारिश का जो सीजन होता है, वातावरण के अंदर नमी है, ह्यूमिडिटी है, उस समय फंजाई सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। वो जो परिस्थितियां हैं वो फंजाई के ऊस्पोर या निषिक्तांड के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो उन फेवरेबल कंडीशंस को अपन कैसे दूर रख सकते हैं उन फंजाई से, वही ज़्यादातर अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि बारिश का जो सीजन है उस समय ज़्यादातर फंजाई से द्वारा होने वाले जो रोग है वो उसी समय फैलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है उसको इन 6 पॉइंट्स के अंदर आपको मेंशन करना है यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, होस्ट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सिम्टम्स, उसकी इटियोलॉजी, उसकी एपिडेमियोलॉजी और उसका कंट्रोल या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इन 6 पॉइंट्स के अंदर आपको हर डिजीज को बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट 3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो भी अपना कंप्लीट होता है। यूनिट 3 के अंदर अपन ने 2 फंजाई और उन दोनों फंजाई के द्वारा होने वाली जो डिजीज़ है जिसमें एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोरा, एल्बुगो के द्वारा वाइट्रस डिजीज़ होती है और स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा ग्रीन ईयर डिजीज़ या फिर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ जिसे कहा जाता है वो होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन इसके अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी डिटेल में यदि आपको इन सब चीज़ों को पढ़ना है, सारे रोग आपको पढ़ने हैं, जैसा कि मैंने बताया यूनिट 3 के अंदर इसके अलावा पैजाइजा भी है, ठीक है, क्लेविसेप्स भी है, तो यदि उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐप जो है उसके ऊपर जाकर के अपना पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कोर्स परचेज करके डिटेल में सारा का सारा पेपर और सारी की सारी यूनिट्स जो है, यूनिट का सारा जो पोर्शन है उसको कवर
कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी यूनिवर्सिटी का अपनी क्लास के हिसाब से पर्टिकुलर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी जो फीस है वो मात्र 181 रुपये है। 181 रुपये के अंदर आपको तीनों पेपर मिलेंगे। यदि आप CBZ से बिलोंग करते हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और यदि आप PCM से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के सारे जो पेपर है, जैसे बॉटनी के अंदर 3 पेपर है तो तीनों पेपर, जूलॉजी के 3 है तो तीनों पेपर आपको डिटेल में वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। यूनिट 4 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।